आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र का पहला पाठ, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इस पाठ में पहला टॉपिक है बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या है बच्चों? देखो, बहुसंख्यकवाद से अभिप्राय ऐसे समुदाय से है जो अधिक संख्या में होने के कारण मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है। कहने का अर्थ है, माना जैसे जो अधिक संख्या में, माना आपकी कक्षा का उदाहरण लें, आपकी कक्षा में अगर लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से, तो क्या होता है, उनकी मर्जी चलती है हमेशा। खेल अगर जो खेलना चाहते हैं, या जैसे कभी आप कक्षा के बाहर बैठना चाहते हैं, क्लास बाहर लगाना है कि अंदर लगाना है, तो किसकी बात अधिक मानी जाती है? जो संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है। दूसरा है, श्रीलंका में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? श्रीलंका की मुख्य भाषाएं हैं बच्चों तमिल और सिंहली। और इसी तरह से बेल्जियम में भाषाई आधार पर कितने समूह हैं? वहाँ पर 3 समूह हैं। डच भाषा बोलते हैं वहाँ के लोग, फ्रांसीसी भाषा और जर्मन भाषा। ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। अब अगला है इसमें बिंदु, वैध सरकार। वैध सरकार किसको कहते हैं? देखो, जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को वैध सरकार कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अभी हमारे यहाँ केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है ना। तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है उनकी, अर्थात 2/3 से अधिक बहुमत अगर सरकार को मिलता है तो वो सरकार वैध सरकार कहलाती है। नहीं तो उनको अन्य पार्टियों से लोग लेकर के, विधायक लेकर के, मंत्री लेकर के तब जाके सरकार बनानी पड़ती है। ठीक है। अगला है, शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं? शासन के 3 अंग हैं बच्चों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। फिर है, संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर होता है? जो संघात्मक सरकार है इसमें शक्तियों का जो विभाजन होता है 3 स्तरों पर होता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक। और शक्तियों के विभाजन की सूचियां भी 3 हैं बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे संघ माने केंद्रीय हुआ, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर था, तो इसमें सूची भी 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर लागू है? देखो, जो गांधी जी का सपना था, पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे वो, ये अभी तक 3 स्तरों पर लागू है। ये भी जिले तक ही लागू है बच्चों। ठीक है। ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, क्षेत्र का मतलब ब्लॉक जिसको कहते हो आप, जैसे आपका ब्लॉक कनाली छिना है तो ब्लॉक तक ये लागू है, और जिला, आपके जिला पिथौरागढ़ तक। तो ऐसे ही हर जिले में 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था अभी तक लागू है। फिर अगला है, लोकतंत्र की परिभाषा। ये तो सबको आता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था ना। कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है, लोगों का शासन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अब इसमें 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं बच्चों जो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साझेदारी का मतलब होता है मिल करके बनाना, किस किस का सहयोग है उसको बनाने में। सत्ता मतलब सरकार, जब सरकार बनती है तो कौन कौन लोग उसमें सहयोग देते हैं, उन सबकी इसमें साझेदारी होती है, तब सरकार बन पाती है। जैसे पहला है इसमें, शासन के 3 अंगों की सत्ता में साझेदारी। शासन के 3 अंग भी आपने ऊपर पढ़ा था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका उस कानून की रक्षा करती है, जो कानून तोड़ता है उसको दंड देती है न्यायपालिका। ठीक है। तो इनकी भी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा है, विभिन्न राजनीतिक दलों की सत्ता में साझेदारी। देखो, जैसे आपके यहाँ कितने राजनीतिक दल हैं? भाजपा है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और कितनी निर्दलीय पार्टी हैं। अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारी सरकार तो फिर तो उनकी मनमर्जी चलेगी, है ना। तो इसलिए राजनीतिक दलों की भी सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो एक सरकार बनाती है सत्ता पक्ष, और एक विपक्षी दल होते हैं जो उनके विरोध में बोलते हैं, उनका काम सही नहीं होता है तो उनके बारे में बताते हैं उनको। ठीक है। और तीसरा है बच्चों, जनता की सत्ता में साझेदारी। सरकार बनाने में सबसे बड़ी साझेदारी तो जनता की होती है लोकतंत्र में, है ना, क्योंकि पूरी शक्ति तो जनता के हाथ में होती है। मतदान के द्वारा वो जिसको चाहती है जिताती है, जिसको चाहती है हरा देती है, और प्रतिनिधि जो चुनती है वो भी तो जनता के बीच से चुने जाते हैं। तो इसलिए जनता की तो सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका होती है।
अगला है दबाव व हित समूह की सत्ता में साझेदारी। इसका जो मुख्य काम होता है बच्चों, ये अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, आंदोलन करके, प्रदर्शन करके, हड़ताल करके या सत्याग्रह करके। ठीक है, जैसे आपका छात्र संगठन है, अध्यापक संगठन है, मजदूर संगठन है, कृषक संगठन है, ये सब दबाव या हित समूह कहलाते हैं बच्चों। ये लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए ये अलग से पार्टी में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं ये लोग और आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन आदि के द्वारा अपनी मांगों को मनवाते हैं। तो इनका भी सत्ता में, सरकार में बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी बातें जब इनका हड़ताल प्रदर्शन बहुत उग्र हो जाता है तो सरकार को मानना ही पड़ता है और वो कार्य करवाती है, इसलिए इनका भी योगदान इसमें होता है। ठीक है, लास्ट है जाति या भाषाई समूह की सत्ता में साझेदारी। आपको पता है हमारे भारत में तो कई प्रकार के जाति हैं, धर्म हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, है ना। तो इन सब की भी सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इन सब की भी साझेदारी बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में। तो ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है। लास्ट प्रश्न इसका है, बेल्जियम व श्रीलंका में भाषाई संघर्ष के क्या कारण हैं। बेल्जियम जो है बच्चों, ये है यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। अभी आपने देखा था कि बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन। वहाँ पर 59% जो लोग हैं वो तो डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% लोग वहाँ जर्मन भाषा भी बोलते हैं। तो इन सभी भाषाओं का यहाँ पर जो सरकार बनती है उसमें इन सभी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन बहुसंख्यक कौन है इसमें? बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो डच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, जिसके कारण वो हमेशा अन्य लोगों को दबाव में बनाए रहते हैं। दबाव के कारण वहाँ पर हमेशा संघर्ष बना रहता है और जिससे वहाँ की राजनीति भी प्रभावित होती है। ठीक इसी तरह श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी तमिल और सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य भी हमेशा संघर्ष बना रहता है। आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि वहाँ की 2 मुख्य भाषाएं हैं, तमिल भाषा और सिंहली भाषा। तो ये भी हमेशा इनके बीच भी संघर्ष रहता है। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, कभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। ये हुआ था बच्चों 1948 ईस्वी में, जब हम स्वतंत्र हुए उसके 1 साल बाद। ठीक है, और वहाँ पे 1956 ईस्वी में एक कानून बना था जिसमें तमिल भाषा के बदले सिंहली को वहाँ पे राजभाषा बना दिया गया। 1956 ईस्वी में सिंहली राजभाषा बन गई तो तमिल भाषी लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। ठीक है, तो इस प्रकार से पाठ आपका पूरा हुआ। थैंक यू।